हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान and welcome to Iltutmish part 2 where today we will discuss the main two enemies of Iltutmish. One is Tajuddin Yaldauz and the other one is Nasruddin Qabacha. इन दोनों शत्रुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे. How did Iltutmish get rid of these two? इन दोनों से उसने कैसे इन दोनों को कैसे हराया या इससे कैसे इसको छुटकारा मिला, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड इन अदर पार्ट वी विल डिस्कस हाउ डिड इल्तुतमिश सेव दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द टेरर ऑफ मंगोल्स. ठीक है, मंगोलों से या मंगोल खतरे से या मंगोल आतंक से उसने दिल्ली सल्तनत को कैसे सेव किया, बचाया. ठीक है, कैसे चतुराई से काम दिया, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए, मंगोल और ये नसरुद्दीन कबाचा वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इस पे हम डिस्कस करेंगे. देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. आज का जो वीडियो है इसको जरूर अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. लेकिन उसके पहले जो हमने पार्ट 1 में कुछ मुख्य बातों को देखा था वो हम समझ लेते हैं. देखिए, इल्तुतमिश कौन है? गुलाम वंश का शासक है और अगर देखा जाए तो तीसरा शासक है. ठीक है, तीसरा शासक है. गुलाम वंश के बारे में हमने बताया था कि पहले शुरू से थोड़ा देख लेते हैं. जैसे कि हमने बताया था कि भारत में 3 मुस्लिम आक्रमण होते हैं. पहला 712 एडी में सिंध वाले पार्ट पे होता है. ये सिंध वाला पार्ट जो आज का पाकिस्तान है पहले भारत का हिस्सा था, ये सिंध वाले पार्ट पे होगा. लेकिन भारत में सफल आक्रमण सिंध पर, उसके पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन पहला सफल आक्रमण अरबों का होता है. मोहम्मद बिन कासिम आता है अरबों की ओर से और यहाँ पे पहला सफल आक्रमण करता है सिंध पर. लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती. दूसरा आक्रमण होगा ये गजनी है. देखिए, गजनी से यानी अफगानिस्तान से, लेकिन ये तुर्कों का आक्रमण है. ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बनाई है. तो एक तो आक्रमण होगा अरबों का और 2 आक्रमण होता है तुर्कों का. तो पहला आक्रमण तो हो गया अरबों का, मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध पे अटैक करता है. 712 एडी में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती. दूसरा जो मुस्लिम अटैक होगा वो तुर्कों का होगा और जिसमें पहले आएगा कौन? मोहम्मद गजनवी. इसी गजनी से अफगानिस्तान वाले पार्ट से भारत में खूब लूटमार करेगा 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक. और अगर देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में आता है ये, 1000 से 11वीं शताब्दी में. ठीक है, 11th सेंचुरी में. और इसका जो मकसद है भारत में लूटपाट करना, मंदिरों को लूटना, यहां से धन संपत्ति लूट कर वापस जाना, उसमें कामयाब होता है. लेकिन उसका मकसद ही नहीं था कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो. तीसरा आक्रमण किसका होगा? वो भी यहीं से होगा. वो गौर जो है, उस समय जब मोहम्मद गोरी आएगा और उस समय ये पूरा गजनी जो है गौर साम्राज्य का पार्ट है, तो वो भी अफगानिस्तान से ही होगा. मोहम्मद गोरी आएगा और उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी के आने के बाद वो कई आक्रमण करेगा भारत में. 1175 एडी से लेकर 1205 एडी तक उसके आक्रमण होते रहते हैं भारत में. ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके बाद 1205 एडी में मोहम्मद गोरी जो है इसकी डेथ हो जाती है. और फिर मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद 1205 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है. 1206 में डेथ हो जाती है. ठीक है ना, 1206 में डेथ हो जाती है. और 1205 में उसका अंतिम अभियान है मोहम्मद गोरी का. और 1206 में डेथ होने के बाद ठीक 1206 में डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना कर दी जाती है. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसी का एक स्लेव है. स्लेव का मतलब गुलाम है. वही दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है 1206 एडी में. हाँ, यानी कि 1206 ईस्वी में, 1206 एडी में. ऐबक जो है, ऐबक के बाद आप देखेंगे 4 साल तक ही ऐबक रहता है. उसके बाद बहुत थोड़े समय के लिए आराम शाह आएगा और आराम शाह को हराकर फिर इल्तुतमिश शासक बनेगा. ठीक है, तो इल्तुतमिश एक तरह से तीसरा शासक है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ऐबक के बाद इल्तुतमिश को ही गिना जाता है क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए था और बहुत ही इनकॉम्पिटेंट था. ठीक है, तो ऐबक का शासनकाल मात्र 4 साल, 6 से 10 तक या 11 तक. कहीं ये 10 देगा, कहीं 11 देगा, उतना नहीं जाना है. 1211 से 6 से आएगा और उसके बाद
1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, चौगान यानी पोलो खेलते समय। और उसके बाद इल्तुतमिश थोड़े दिन के लिए आराम शाह बनेगा और फिर इल्तुतमिश शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। देखिए अब ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, मैंने इसी हिसाब से बनाया है। पहले मोहम्मद गोरी है। तो 1206 में ये ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और फिर इल्तुतमिश 1211 में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इल्तुतमिश तीसरा शासक है, ठीक है। देखिए ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था यहां पर, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाएगा। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इल्तुतमिश जो कि इसी ऐबक का गुलाम है, स्लेव है। मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इस ऐबक का दामाद भी है, ठीक है, सन इन लॉ भी है। ये दिल्ली को राजधानी, ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली को राजधानी बना के शासन करेगा, ये लाहौर को राजधानी बना के शासन कर रहा था। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसको, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, लेकिन या गुलाम वंश का, ठीक है। इसने स्थापना क्या की? दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद अंतिम वंश लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो था, आप यहां पे स्लेव डायनेस्टी, डीएस एंड स्लेव डायनेस्टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डीएस में जो स्लेव डायनेस्टी था इसकी शुरुआत करेगा, तो दिल्ली सल्तनत हो या स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की शुरुआत करेगा। डीएस में दिल्ली सल्तनत में स्लेव वंश का, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। तो दोनों की शुरुआत, अगर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की स्थापना किसने की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या गुलाम वंश की स्थापना किसने की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोनों में आप यही कहेंगे, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी इज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये हमने बता दिया था आपको सारा, ठीक है। उसके बाद ऐबक फाउंडर जरूर है, ठीक है, फाउंडर जरूर है, संस्थापक जरूर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इसने तो मजबूती दी। क्या क्या मजबूती दी मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसने क्योंकि ऐबक के पास मात्र 4 ही साल था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास मात्र 4 साल था। 1206 से 1210 तक ये था। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो जाती है। बहुत थोड़े समय के लिए आराम शाह बनेगा, फिर आराम शाह को जूद की लड़ाई में इल्तुतमिश हराएगा और फिर इल्तुतमिश बन जाता है। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और देखिए प्रथम दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का प्रथम वैधानिक जो शासक कहा जाएगा, रूलर कहा जाएगा, वो भी कहा जाएगा फर्स्ट लीगल सुल्तान। एक तो रियल फाउंडर भी है और फर्स्ट लीगल सुल्तान भी है, वैधानिक शासक गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि ये मलिक और सिपहसालार के टाइटल से ही ये काम चला रहा था, ठीक है ना। इसका जो टाइटल था ये बस मोहम्मद गोरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये काम चला रहा था। क्यों? क्योंकि इसको खलीफा से लीगल परमिशन नहीं मिला था, लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला था सुल्तान के रूप में। अब आप पूछेंगे, बार बार मैं बताते रहता हूं खलीफा कौन है भाई, तो खलीफा उस समय माना जाता था कि पूरे मुस्लिम समुदाय का, अगर देखा जाए तो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी जो है, ठीक है, उसका एक ही शासक और पॉलिटिकल या लीगल हेड होगा। कौन? खलीफा। पूरे विश्व में जहां मुस्लिम है, जहां भी मुस्लिम है, उसका एक ही पॉलिटिकल और लीगल हेड होता था, खलीफा, ठीक है। और यही खलीफा जो होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा किसी खास क्षेत्र में किसी मुस्लिम सुल्तान को, ठीक है। किसी, मान लीजिए कि यहां पे अगर दिल्ली में अगर किसी ने कैप्चर किया है किसी मुस्लिम शासक ने, या उसका शासन है, तो खलीफा की तरफ से ही उसको लीगलाइज किया जाएगा कि भाई हां अब ये सुल्तान है उस क्षेत्र का। लेकिन पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं, हाँ, उनका पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड जो होगा खलीफा होगा। खलीफा के बारे में भी मैं बता चुका हूं पहले ही कि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर रहे मुस्लिम समुदाय के, इस्लाम के। मोहम्मद साहब के जाने के बाद 4 खलीफा हुए, ठीक है। अबू बकर, उस्मान,
उमर और अली, ये आपस में सहमति से बनाए गए और इन चारों के बाद खलीफा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। मोहम्मद साहब के बाद खलीफा को ही माना गया मोहम्मद साहब का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये एक आपको जानकारी के लिए था। तो रियल फाउंडर कौन है? फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का? गुलाम वंश इसी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। पहला वंश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश, पांचवा वंश लोधी वंश। तो आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, क्योंकि इसको खलीफा से भी परमिशन मिला हुआ है, सुल्तान है। ठीक है, खलीफा से इसको लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद इसने जो ऐबक के बाद जो दिल्ली सल्तनत, अभी तो 4 ही साल हुए थे ऐबक को गए हुए, तो दिल्ली सल्तनत उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था, तो बहुत सारी इसने चीजें की एडमिनिस्ट्रेशन में, स्थापत्य में, जिसकी वजह से इसको माना गया कि इसने रियली स्ट्रांग बनाया दिल्ली सल्तनत को। जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसने किए, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। एक तो इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता व्यवस्था क्या था भाई? मैंने बता दिया था कि इक्ता व्यवस्था जो है, ये मान लीजिए लैंड है, तो लैंड के कई टुकड़ों में बड़े लैंड को बांट दिया गया, तो और हर टुकड़े पर एक ऑफिसर बैठा दिया गया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। वैसे हम इक्ता पे एक बड़ी स्टोरी करेंगे, इक्ता को पूरे डिटेल में समझेंगे। तो सेंटर से हर लैंड पे एक एक ऑफिसर बैठा दिया गया, जिसको कहा गया इक्तादार। इक्ता का मतलब भूमिखंड या भूखंड। ठीक है, पीस ऑफ लैंड। तो एक तरह से इक्ता को क्या माना गया? असाइनमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू या असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन के लिए इसको पूरा बांट दिया गया। पूरे जमीन को, बड़े टुकड़े को, जमीन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और हर टुकड़े पे एक इक्तेदार को बैठा दिया गया। इक्तेदार कहते थे या मुफ्ती कहते थे। तो वैसे तो इक्ता सिस्टम की शुरुआत मोहम्मद गोरी कर चुका था भारत में, लेकिन इंस्टीट्यूशन के रूप में, मैंने बताया था एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में, और प्रशासन से जोड़ने का, पहली प्रशासन से के साथ प्रशासन को आधार बनाने का जो काम हुआ था पहली बार, वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। तो एक तो इक्ता सिस्टम। उसके बाद चालीसा, इसने शासन के लिए अपने विश्वसनीय 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जिसको चालीसा कहा गया या तुर्के चालीसा कहा गया, गुलामे चालीसा कहा गया, तुर्के चहलगानी कहा गया, अंग्रेजी में कहें द 40 या द ग्रुप ऑफ 40, ये कहा गया। तो ये शुरू किया। उसके अलावा इसने अरबी पद्धति में कॉइन्स इशू करने शुरू किए। और अरबी पद्धति में क्या था कि शुद्ध होगा, किसी भी मेटल का होगा तो शुद्ध होगा। तो इसने टंका जारी किया चांदी का, जो कि बिल्कुल शुद्ध चांदी का सिक्का था, और इसी तरह से तांबे का यानी कॉपर का जीतल। ठीक है, तो ये किया जारी। ये भी दोनों शुद्ध थे। एक तो शुद्ध अरबी पद्धति का मतलब एक तो जो मेटल होगा बिल्कुल शुद्ध होगा, अगर सिल्वर का है, चांदी का है तो बिल्कुल सिल्वर का होगा, मिलावट नहीं होगी, और तांबे का होगा तो बिल्कुल तांबे का होगा, मिलावट नहीं होगी। तो 2 सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस से, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी कि इस पे टकसाल का नाम भी होता था सिक्कों पे, यानी मिंट का, क्योंकि इससे डुप्लीकेसी नहीं हो पाती थी। आगे देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को जब पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में, तो वहां पर इसकी कमी मिलेगी, टकसाल का नाम नहीं होगा, जिसकी वजह से डुप्लीकेसी होगा, नकली सिक्के डाले जाने लगेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तो बस आपको अभी इतना समझना है कि इल्तुतमिश जो है गुलाम था ऐबक का, दामाद भी था, तीसरा शासक है, रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, या गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का भी रियल फाउंडर, गुलाम वंश का भी रियल फाउंडर। क्यों? कि इसने मजबूती दी, प्रशासन में मजबूती दी, रॉयल आर्मी भी तैयार किया उसने। ठीक है, तो ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लीगल सुल्तान, क्योंकि खलीफा से इसको लीगलाइज किया गया, जो कि ऐबक के साथ नहीं था। ऐबक मात्र मोहम्मद गोरी के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। तो ये हमने एक लगभग रफ आइडिया ले लिया पिछले वीडियो का। अब हम आते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गोरी की विजय होती है, भारत के क्षेत्रों को जीतता है,
तो इसके 3 स्लेव हैं, ठीक है, 3 स्लेव, जिसमें सबसे ज्यादा एक कुतुबुद्दीन ऐबक को मानता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने भारतीय क्षेत्रों को दे दिया था, ठीक है, दोअब वाला क्षेत्र जो है वो दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा था ताजुद्दीन यलदौज, तो इसको दिया था गजनी वाला क्षेत्र, ताजुद्दीन यलदौज को गजनी, ठीक है, और लाहौर सिंध, बेसिकली सिंध और मुल्तान दिया था किसको, नसरुद्दीन कबाचा को। लेकिन ऐबक के बाद ऐसा लगता है, क्योंकि ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर ही था, यहां पर लाहौर था ऐबक का कैपिटल, ये लाहौर है, तो लाहौर था, ठीक है। तो ऐबक के समय अगर लाहौर था, लेकिन अगर इल्तुतमिश के समय देखें तो नसरुद्दीन कबाचा ने लाहौर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और आप जानते हैं कि इल्तुतमिश का जो राजधानी थी वो कहां थी, वो थी दिल्ली। इसने दिल्ली को राजधानी बनाकर काम करना शुरू किया था। तो ये गजनी पे प्रभाव है ताजुद्दीन यलदौज का, जबकि लाहौर, सिंध और मुल्तान पे प्रभाव है किसका, नसरुद्दीन कबाचा का। 2 महत्वपूर्ण एनिमी, और तीनों जो थे मोहम्मद गोरी के जो है गुलाम थे। तो भारतीय क्षेत्र जो था ना, उसका दिया था उसने, मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जो मेन भारतीय क्षेत्र थे उसकी जिम्मेदारी ऐबक को सौंप दी थी। भारतीय क्षेत्रों में लाहौर से लेकर ये गंगा जमुना दोअब तक का क्षेत्र, लेकिन देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय लाहौर नसरुद्दीन कबाचा के कंट्रोल में आ गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के 3 स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे ज्यादा मानता था, इसलिए महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों को इसने दिया ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसीलिए मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। वैसे ही मोहम्मद गोरी की जब डेथ होती है 1206 में, तो ताजुद्दीन यलदौज जो गजनी में है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। और इसी तरह से सिंध और मुल्तान में कौन है, नसरुद्दीन कबाचा, तो ये यहां पर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। तो सब अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद, ठीक है। तो इनका प्रभाव यहां है। ऐबक के बाद भी और आराम शाह के बाद भी इन लोगों का प्रभाव यहां पर है। तो मैंने प्रभाव का क्षेत्र भी आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। लाहौर देखिएगा, गजनी पे कौन है, तो गजनी पे ताजुद्दीन यलदौज है, जबकि लाहौर, सिंध और मुल्तान पे कौन है भाई, तो नसरुद्दीन कबाचा है। ये आपको ध्यान देना चाहिए इल्तुतमिश के समय। और मैंने ये भी बता दिया कि लाहौर ऐबक की राजधानी थी, इट मींस कि ऐबक के बाद इल्तुतमिश के पास लाहौर नहीं रह गया। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे निपटेगा, इसको समझने के लिए देखिए, मैंने ये कहा ये सिंध वाला क्षेत्र है, ठीक है, सिंध है, फिर यहां पे मुल्तान है, और फिर ये लाहौर है। लाहौर को थोड़ा ऊपर कर रख सकते हैं आप, ठीक है, ये लाहौर है। तो ये जो पूरा पार्ट है आप देखें, तो ये पूरा पार्ट एक तरह से देखेंगे तो ये पूरा पार्ट किसके पास है, ये है कबाचा के पास, नसरुद्दीन कबाचा। यहां पे मैं लिख देता हूं कबाचा, लाहौर, सिंध और मुल्तान, ध्यान दीजिएगा, ये लाहौर है, यहां पर ये लाहौर है, सिंध, मुल्तान, लाहौर, ये पूरा सिंध का क्षेत्र है, ठीक है। उसका मुल्तान और ये लाहौर। फिर गजनी यहां पे है, गजनी। अब देखिए गजनी में कौन है भाई, तो ये गजनी है, मैं यहां पर जी लिख देता हूं, जी, गजनी, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया कहां कौन है, कबाचा कहां पे है, तो आपको देखिए एल माने मतलब लाहौर, सिंध एस और मुल्तान एम, एलएसएम का मतलब लाहौर, सिंध और मुल्तान, छोटा लिखा है मैंने, आप इसको समझिएगा। और जो ये पूरा क्षेत्र है अगर देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, एक तरह से देखिए यहां पर ये पूरा क्षेत्र किसके पास है भाई, ये पूरा क्षेत्र देखेंगे तो एक तरह से देखें तो ये पूरा क्षेत्र एक तरह से ये है इल्तुतमिश के पास, समझिए रफली, ठीक है ना। ये पूरा इल्तुतमिश के पास है, देखिएगा ये किसके पास है, लाल वाला पार्ट इल्तुतमिश के पास, यानी ये है इल्तुतमिश के पास, अब इससे आपको क्लियर हो गया। गजनी में ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है,
कौन है, देखिए यहां पर है यल्दौज, मैंने लिखना भूल गया, यहां पे है यल्दौज। यल्दौज, लाहौर, सिंध, मुल्तान। लाहौर आप लाइन से कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। पहले यहां पे नीचे से अगर करते हैं तो ये सिंध है, एस सिंध। फिर उसके बाद आप देखेंगे मुल्तान और फिर एल लाहौर। सिंध, मुल्तान और यहां पे मैंने आप कर लीजिएगा। एस का मतलब सिंध, एम का मतलब मुल्तान और एल का मतलब लाहौर। लाहौर ये ऊपर वाला क्षेत्र होगा, थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूं इससे, ये लाहौर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो इसको समझना होगा आपको। तो देखिए सिंध, मुल्तान, लाहौर पे कौन है, कबाचा है, यहां मैंने लिख दिया, यहां भी लिखा हुआ है। गजनी पे कौन है, यल्दौज है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। और इल्तुतमिश का तो ये पूरा क्षेत्र ही है, ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र ही इल्तुतमिश का हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है इल्तुतमिश का, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब देखिए होगा क्या कि आपको मैं बताऊं, जब मैं पढ़ा रहा तो आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया है। देखिए ये इधर क्या है, आप एक बार चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा दूंगा जरा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए इस पार्ट को, ये तो आपको पिछले वीडियो में मैंने लिखवा दिया था, थोड़ा सा मैं मिटा के यहां पर, क्योंकि थोड़ा साफ हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे था सेंट्रल एशिया में ख्वारिज्म अंपायर, देखिए ख्वारिज्म अंपायर, यहीं पे ख्वारिज्म अंपायर है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सेंट्रल एशिया में यहां पे ख्वारिज्म अंपायर है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि ख्वारिज्म अंपायर के पहले सेजुल्क अंपायर इसी मध्य एशिया में हुआ करता था। देखिए यहां पे ऐसे जो है ना, ये ईरान हो जाएगा, ये ईरान का पार्ट है, एक तरह से पूरा अच्छा से नहीं बन पाया है, अगर देखें तो ये, अगर देखें तो ये ईरान हो जाएगा, ये ईरान हो गया, एक तरह से देखें तो थोड़ा बड़ा बन गया, ये ईरान हो गया, देखिए ये ईरान हो गया, ये वाला पार्ट भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहां पे ख्वारिज्मी अंपायर था। लेकिन सेंट्रल बहुत बड़ा पार्ट था, कुछ ईरान का भी पार्ट उसमें आ जाता था। देखिए ये सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया इसके ऊपर, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो यहां पर ख्वारिज्म के पहले सेजुल्क था, ये टूटा, सेजुल्क टूटा, खत्म हुआ, तुर्क कबीलों ने, जनजातियों ने इसको खत्म कर दिया था सेजुल्क अंपायर को, तो उसी की जगह पे ख्वारिज्म अंपायर आ गया था मध्य एशिया में। तो दिल्ली सल्तनत के लिए भी बड़ा खतरा था इससे, और दिल्ली सल्तनत पर इसकी आंखें थी ख्वारिज्म अंपायर की, ठीक है ना, तो समझिएगा। और ख्वारिज्मों को खत्म करेंगे मंगोल, मैंने लाइन से लिख दिया है, पहले सेजुल्क, फिर ख्वारिज्म और फिर मंगोल। तो ये ख्वारिज्म है, ख्वारिज्मों का शासन है, इसके पहले यहां सेजुल्क थे, ठीक है। अब समझिएगा, ये ख्वारिज्मों की नजर तो दिल्ली सल्तनत पे है ही। यहां से ख्वारिज्म क्या करते हैं कि जब अटैक करेंगे, तो देखिए यहां पर जब अटैक होगा इधर से, तो यहां पे गजनी में कौन बैठा हुआ है, यल्दौज बैठा हुआ है, ताजुद्दीन यल्दौज। ये यल्दौज यहां से भागेगा, जब यहां पे अटैक होगा यहां से भागेगा, ये लाहौर पहुंच जाएगा, ये लाहौर वाला पार्ट है, मैंने बताया था, ये पहुंच जाएगा कहां, लाहौर। देखिए यही मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसको ब्लैक कर देता हूं, यही लाहौर वाला पार्ट है। तो ये पहुंच जाएगा लाहौर यहां पर, ठीक है, लाहौर पहुंच जाएगा और इसको कंट्रोल कर लेगा। तो लाहौर जब कंट्रोल कर लिया, यानी कि देखिए लाहौर किसके पास था, कबाचा के पास था, लेकिन लाहौर अब किसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास आ जाएगा लाहौर, ठीक है। जब लाहौर इसके पास आ जाएगा, यहां नजदीक पहुंच जाएगा, दिल्ली सल्तनत के करीब हो जाएगा, तब क्या होगा, इल्तुतमिश। और एक चीज मैं और बता दूं कि इल्तुतमिश, ये दोनों जो थे ऐबक के लिए भी खतरा थे, लेकिन जब ऐबक शासन में आया था, तो एक तो ऐबक 4 साल के लिए ही रहा, प्लस ऐबक ने मैरिज एलायंसेस कर लिया था। इसने, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शादी यल्दौज की बेटी से की थी, इसका मैरिज एलायंसेस था, जिससे ये कुछ दिनों तक ज्यादा इसको नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। और ये तो 4 साल तक रहा है, अदरवाइज ये भी बड़े इससे इसके खिलाफ थे,
कुतुबुद्दीन ऐबक के। लेकिन ऐबक ने इसकी बेटी से शादी कर ली, ऐबक ने अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कबाचा से कर दी, ठीक है, और ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी। मैंने बताया भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और ये इल्तुतमिश और ये दामाद भी था। तो मैरिज अलायंसेस किया तो कुछ ठीक ठाक रहा इसके साथ। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनेगा 1211 AD में, उस समय यल्दौज अपने आप को समझता है, ये पूरे दिल्ली सल्तनत का भी शासक समझता है। तो इसने क्या किया, इसने बहुत सारे इसको कहा, इसको इल्तुतमिश को इसने बहुत सारे आभूषण भेजे, कपड़े भेजे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें भेजी और कहा कि आप शासन कीजिए, अच्छी बात है, आप मेरी अधीनता स्वीकार करके आप शासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा समर्थन मिलेगा और आप मेरे अधीन रहेंगे। यानी कि ये अपने आप को पूरे दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब इल्तुतमिश नया था, उस समय इल्तुतमिश नया था, तो उस समय इसने चालाकी से काम लिया और इसने क्या किया कि कहा कि भाई अभी हम नए नए आए हैं, चीजों को समझते हैं, समय आने पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो चालाकी से चुप रहा, ठीक है ना। लेकिन जब ये स्ट्रांग हो गया, धीरे धीरे इसने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग किया, मैंने बताया ना, इक्ता सिस्टम लाया, रॉयल आर्मी, शाही सेना इसने किया, अपने कॉइन्स इसने इशू किए और धीरे धीरे स्ट्रांग बनाया दिल्ली सल्तनत को। और उसके बाद जो कि शासक बनता है कब, ये 1211 में, और 1215 में इनको हराएगा। यानी कि अच्छा खासा 4 साल का समय ये ले लेगा, ठीक है, 1211 से 1215 तक का समय, मतलब 4 साल में अपने आप को पूरा स्ट्रांग बना के। तो जब लाहौर, यहां मैंने बताया कि ख्वारिज्म अंपायर जो है, ख्वारिज्मों की तरफ से, ये ख्वारिज्म अंपायर, इसकी तरफ से जब अटैक होता है तो ये जो यल्दौज है भागेगा लाहौर। यानी कि अब देखिए, ये ख्वारिज्मों की वजह से डर के भागा, कौन, यल्दौज। यानी कि मोरली भी, मतलब इसके आत्मविश्वास में कमी आई, ये भागा वहां से अपने आप को बचा के, तो इसके आत्मविश्वास में कमी आई, ठीक है ना। तो आत्मविश्वास में कमी आई तो कौन, किसको फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली इल्तुतमिश को मिलेगा। लाहौर को तो इसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसकी डर से तो भागा, ठीक है ना। तो यानी कि ये मोरली थोड़ा, अगर देखें तो नैतिक रूप से, अगर देखें तो नैतिक नहीं कहेंगे इसको, अगर देखें आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में इसकी कमी आई होगी। तो इसने क्या समझा कि भाई यही उचित समय है। तो जब लाहौर तक पहुंच जाता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, लाहौर यल्दौज के पास आ जाता है, तो ये इसके खिलाफ लड़ाई छेड़ता है। और तीसरी लड़ाई होती है थर्ड बैटल ऑफ तराइन। कब, ध्यान दीजिएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो होगा वो 1211 AD में होगा, सॉरी 1215 AD में होगा। देखिए थर्ड बैटल है तराइन का, याद रखिएगा 3 बैटल तराइन के। पहला बैटल 1191 AD में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, जो भी कहें, ठीक है, तो इनके बीच हुआ पहली लड़ाई, मोहम्मद गोरी हार जाता है 1191 AD का, ठीक। उसके बाद तैयारी करके आएगा और 1192 AD में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच दूसरी तराइन की लड़ाई होगी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारेगा और भारत में मुस्लिम सत्ता के स्थापना का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। तो 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड ये 1215 AD थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो तीनों बैटल आपको ध्यान रखना है। पहला बैटल तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में या पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दूसरी लड़ाई भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और तीसरी लड़ाई यल्दौज वर्सेज इल्तुतमिश। तो 3 बैटल आपको ध्यान रखना है, यल्दौज वर्सेज इल्तुतमिश, और इसमें ये हरा देगा, इसकी विक्ट्री होगी किसकी, इल्तुतमिश की, और इसको कैद कर लिया जाएगा यल्दौज को, बदायूं ले आया जाएगा, ठीक है, यहीं पे बदायूं है, गंगा जमुना ये दोअब में, बदायूं ले आया जाएगा
देखेंगे यहाँ पे बदायूं है उत्तर प्रदेश में, बदायूं भी, और वहीं पे इसकी मौत हो जाएगी। तो एक तरह से इसने अपना पहला शत्रु खत्म कर लिया। अब देखिए नसरुद्दीन का बचा, लाहौर इसके हाथ से पहले ही निकल चुका है, चला गया है किसके पास, यल्दौज के पास। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे है मंगोलों से। अब दोनों चीजें आप एक साथ देखेंगे। यहां पर देखिए कि मंगोल जो थे उस समय पूरे मध्य एशिया में इन्होंने कहर ढा दिया था, ठीक है ना, कई साम्राज्यों को तहस नहस कर दिया था, ठीक है, कई साम्राज्यों को तहस नहस किया। और जैसा कि मैंने बताया कि सेजुल्क के बाद मध्य एशिया में ख्वारिज्म आते हैं, और ख्वारिज्मों के बाद कौन आएंगे, ये मंगोल अटैक करेंगे, इनको बर्बाद करेंगे मंगोल। तो यहां ख्वारिज्म अंपायर है, यहीं पे मंगोलों का होगा आपका अटैक। यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आएंगे मंगोल, मंगोल। और मंगोल देखिए ये मंगोल अटैक करेंगे ख्वारिज्मी अंपायर पे, ठीक है। और उसका लीडर कौन है, चंगेज खान, बहुत ही खतरनाक। एक तो इसका एक नाम आप याद रखिएगा तेमुजीन, या कहीं कहीं तेमुरजीन भी लिखा हुआ मिलेगा, एक नाम याद रखिएगा तेमुजीन। और ये अपने आप को कहता था खुदा का कहर, ये भी याद रखिएगा, अपने आप को क्या कहता था, खुदा का कहर। तो दोनों जो है वो चंगेज खान से ही एसोसिएटेड है। तेमुजीन इसका एक नाम है और इसका नाम है खुदा, इसी से एसोसिएटेड है, जो अपने आप को ये कहता था चंगेज खान खुदा का कहर। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक, किससे एसोसिएटेड है एग्जाम में आ जाएगा, तो चंगेज खान से। तेमुजीन किसका नाम था, चंगेज खान का, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानी आता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुआ, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्ट याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया है किसके किसके बीच में हुआ है, समय कब था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, यहां पे, यहां से सवाल बनेगा। उसके बाद देखिए हम कहां पे थे, हमने बताया कि भाई सेजुल्क पहले था, ख्वारिज्म के पहले, सेजुल्क के बाद ख्वारिज्म आता है, और ख्वारिज्मों को तहस नहस करेंगे मंगोल चंगेज खान के नेतृत्व। अब देखिए यहां पर इसी से कनेक्शन है कबाचा का भी। तो देखिए जब यहां पे मंगोलों का अटैक होगा तो ऐसा होगा कि ख्वारिज्म का शाह जो है, जो कि वहां का राजा है, ठीक है, यहां पे जब अटैक होगा ना तो ये ख्वारिज्म शाह भागेगा कैस्पियन सागर की तरफ, इधर ये जो है ये कैस्पियन सागर है, कौन भागेगा, देखिए यहां पर लिख दिया है ख्वारिज्म शाह भागेगा, राजा जो ख्वारिज्म का है, ख्वारिज्म का शाह, ये कैस्पियन सागर की तरफ भागेगा, यहां मैंने लिख दिया। ये भागेगा, चंगेज खान जब अटैक करता है तो इधर की तरफ भागेगा, जबकि इसका बेटा है, इसी का बेटा है, देखिए यहां पर लिख लीजिएगा, यानी कि राजकुमार है। ये कौन है भाई, तो ये जो है ये इसका सन है, सन या राजकुमार, जलालुद्दीन मकबरनी। ये जो प्रिंस है ख्वारिज्म का, राजकुमार है या वो कहां आएगा, वो यहां से भाग के आ जाएगा। देखिए ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये है यहां से, ये सिंधु नदी, यहीं पे सिंध है ना, ये सिंधु नदी है, तो ये मकबरनी जो है यहीं पे भाग के आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पे भाग के आ जाएगा मकबरनी, मकबरनी आ जाएगा कहां पे, यहां पे भाग के आ जाएगा सिंध के पास। यहां पर मैंने लिख दिया जलालुद्दीन मकबरनी कहां पे आता है, सिंधु नदी, सिंधु नदी का लोकेशन मैं दिखा रहा हूं, यही है सिंधु नदी। तो यहां पे भाग के आएगा और यहां पे आके ये कैप्चर भी कर लेगा। देखिए पहली बात तो यहां ये भी लिख लीजिए, ये आके यहां पे जलालुद्दीन मकबरनी ये कैप्चर करेगा, पहली बात कैप्चर करेगा मतलब वहां पे आ जाएगा सिंध, और यहां पे कौन सा, सिंध और मुल्तान, देखिए सिंध यहां पे मैंने लिख दिया, और मुल्तान पे आ जाएगा, ये सिंध और मुल्तान पे आ जाएगा। यहां पे ये पूरा सिंध है, ये मुल्तान है, देखिएगा अंदाज से सिंध और मुल्तान पे आ जाता है। लाहौर पहले ही जा चुका था, पहले इसके पास था, लेकिन अब ताजुद्दीन यल्दौज के पास जा चुका है, और ताजुद्दीन यल्दौज से
ताजुद्दीन यल्दौज को हराता है तराइन थर्ड में इल्तुतमिश। तो इस तरह से देखेंगे तो इल्तुतमिश का अब ये लाहौर इल्तुतमिश के पास है, ठीक है ना। ये जो लाहौर है ये अब देखिए ये पूरा लाहौर आ गया, लाहौर वाला पार्ट ये इल्तुतमिश के पास आ गया, ठीक है। अब खाली इधर सिंध और ये सिंध और मुल्तान बचा हुआ है जिसपे कंट्रोल हो जाएगा किसका, आएगा यहां पर सिंधु पे, और यहां पे कंट्रोल का मतलब कि आएगा और यहां पे ये रहने लगेगा। खोखर जाति यहां पे रहती थी, यहां पे क्या करेगा आके और खोखरों के यहां शादी कर लेगा और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली जब डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में कौन है, सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में है कबाचा। यहां पे लिखा भी है मैंने, लाहौर तो निकल ही गया था, ठीक है। सिंध और मुल्तान पे जो कबाचा है तो कबाचा पे कौन आ जाएगा, जलालुद्दीन। कबाचा पे डोमिनेट कौन करने लगेगा, जलालुद्दीन मकबरनी। और यहां पर देखिए ये अटैक होता है मंगोलों का, ये जो है 1021 में ये अटैक होगा, सॉरी 1221 में ये अटैक होगा। ये 12 यहां पे लिख देता हूं मैं, ये अटैक होगा 1221 एडी में, ठीक है। 1221 एडी में होगा। इधर से मंगोलों का चंगेज खान के नेतृत्व में कैस्पियन सागर की तरफ भागेगा कौन, यहां पे लिखा हुआ है ख्वारिज्म शाह, जो शाह है यहां का शासक है, ठीक है, वो भागेगा कैस्पियन सागर की तरफ। लिख दिया मैंने यहां पर, ध्यान दीजिएगा। आ जाता है एग्जाम में कि वो किधर भागा, ख्वारिज्म शाह तो कैस्पियन सागर की तरफ भागा। जलालुद्दीन मकबरनी इसका बेटा या ख्वारिज्म का राजकुमार किधर भागा, वो सिंधु नदी की तरफ भागा और आकर सिंधु नदी पे उसने कैप्चर किया सिंध को और मुल्तान को। कैप्चर नहीं किया, कैप्चर तो इन्हीं का है, लेकिन यहां संघर्ष बढ़ जाएगा। देखिए सिंध और मुल्तान पे जब आ जाएगा तो एक तरह से देखिएगा तो संघर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। कैप्चर तो नहीं करेगा, कैप्चर भी कह सकते हैं क्योंकि डोमिनेट करने लगा था वहां पे आके। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो नसरुद्दीन कबाचा है ये कमजोर पड़ जाएगा, हाँ ये कमजोर पड़ने लगेगा। तो अब देखिए जलालुद्दीन मकबरनी क्या करेगा, और चूंकि मंगोल पीछा कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आके ये रहता कब तक है, 1224 ईडी तक, 3-4 साल रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये भागा इधर, ये भागा इधर, तो मंगोल इसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मंगोल यहां तक पीछा करते करते सिंधु नदी तक आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। ये मंगोल जो हैं ये आ जाएंगे यहां तक पीछा करते करते सिंधु नदी तक मंगोल, और यहीं पे है मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी। अब क्या होगा कि जलालुद्दीन मकबरनी शेल्टर मांगेगा, किससे, आश्रय मांगेगा इल्तुतमिश से कि भारत में मुझे आश्रय दे दो, क्योंकि इसको मंगोलों से बचना है। लेकिन इल्तुतमिश क्या करेगा, ये मना कर देगा, ठीक है। इल्तुतमिश जानता है कि अगर इसने जलालुद्दीन मकबरनी को आश्रय दिया भारत में तो फिर अभी दिल्ली सल्तनत बहुत नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, बहुत नहीं है, अभी तो इसने थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत को खड़ा किया है, लेकिन अभी अपने नए स्वरूप में है ये दिल्ली सल्तनत। तो अगर मंगोलों का ये नाराजगी मोल लेता है और मकबरनी को भारत में इल्तुतमिश अगर शरण देता है, तब तो मंगोल फिर दिल्ली सल्तनत पे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। मंगोल दिल्ली सल्तनत पे भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इसने क्या कह दिया, जब शेल्टर मांगता है जलालुद्दीन मकबरनी तो इसने कहा नो, इसने कहा कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते। रिक्वेस्ट किया पोलाइटली, इसने कहा कि भाई यहाँ के बहाना किया कि जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है आपके लिए सूटेबल नहीं है, अतः हम आपको मदद नहीं कर सकते, हम आश्रय नहीं दे सकते, शेल्टर नहीं दे सकते, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे इसने क्या किया इल्तुतमिश ने कि मंगोलों के खतरे से खुद को बचा लिया। अदरवाइज अगर इसने मकबरनी को जगह दे दिया होता, यहां आश्रय दे दिया होता, तो क्या होता, दिल्ली सल्तनत पे इन मंगोलों का और चंगेज खान का कहर टूटता, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये है ख्वारिज्मी एम्पायर, मंगोलों का अटैक होता है, ख्वारिज्म शाह भागता है कैस्पियन सागर की तरफ, जबकि
इसका बेटा या राजकुमार कहें, वो जिसका नाम जलालुद्दीन मकबरनी है, वो भागेगा कहां पे, भारत की तरफ, और सिंधु नदी पर आकर क्या करेगा, ये सिंध और मुल्तान पे अपना डोमिनेशन शुरू कर देगा। ठीक है, शरण मांगेगा किससे, इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश नो बोल देगा, मना कर देगा, ये कह के कि भाई भारत की जलवायु जो है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मंगोल जो मकबरनी का पीछा करते हुए भारत की तरफ आ रहे थे, और अगर ये शेल्टर दे देता, आश्रय दे देता, तो निश्चित तौर पर इन मंगोलों का कहर इस दिल्ली सल्तनत पे टूटता। इसलिए अपनी चतुराई से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को उस समय बचा लिया। ठीक है, बाद में ये जो चंगेज खान था वापस लौट गया, और 3 साल के बाद, 3 साल तक रहने के बाद, देखिए मैंने यहां लिखा है क्या, 3 इयर्स, जलालुद्दीन मकबरनी 3 साल स्टे करता है, 3 इयर्स, यानी कि 1224 एडी में वापस चला जाएगा। कौन, जलालुद्दीन, यहां लिखा है मैंने वापस, 1224 एडी में वापस चला जाता है 3 साल रहने के बाद। तो अब देखिए कि 3 साल ये यही रह गया सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्र में, और सिंध और मुल्तान किसके पास है, नसरुद्दीन कबाचा के पास। यहां भी मैंने लिखा हुआ है सिंध और मुल्तान। लाहौर ऑलरेडी पहले जा चुका था ताजुद्दीन यलदौज के पास, इसको जीत लिया गया था। ठीक है, तो इस पे अटैक करके और तराइन के 3rd बैटल में इसको हरा दिया गया, इसकी मौत भी हो जाती है। तो लाहौर आ गया था दिल्ली सल्तनत के पास। ठीक है ना, दिल्ली से इल्तुतमिश के पास। सिंध और मुल्तान जो था वो कबाचा के पास था, लेकिन 3 साल तक जो मकबरनी यहां ठहरता है और कोशिश करता है डोमिनेट करने का सिंध और मुल्तान को, तो इससे क्या होगा कि ये इसका आत्मविश्वास कम होगा, किसका, नसरुद्दीन कबाचा का। ठीक है, ये नसरुद्दीन कबाचा कमजोर होगा, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1228 एडी में इल्तुतमिश नसरुद्दीन कबाचा को हरा देगा। ठीक है, और कबाचा जो है देखिए ये सिंधु नदी में, ये सिंधु नदी के पास आता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसी जो यहां पे सिंधु नदी के पास आएगा ना, बाद में हरा देगा, और सिंधु नदी में कबाचा जो है सिंधु नदी में डूबकर इसकी मौत हो जाएगी। ये हराए, और इसका रिजल्ट क्या होगा, सिंधु नदी में डूबने से कबाचा की मौत। ठीक है, तो एक तरह से आप देखेंगे कि मंगोल खतरा जो था दिल्ली सल्तनत के लिए तो खतरा था ही, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि मंगोलों की वजह से, जलालुद्दीन मकबरनी के सिंधु नदी के पास आने से क्या हुआ, नसरुद्दीन कबाचा बहुत कमजोर हो गया, और फिर इल्तुतमिश के लिए इसको हराना बहुत आसान हो गया। तो इसलिए यहां पर देखा जाए तो इल्तुतमिश के लिए परिस्थितियां भी उसके मुताबिक रही, और इसने पहले ताजुद्दीन यलदौज को खत्म किया, फिर नसरुद्दीन कबाचा को खत्म किया, तो दोनों एनिमी इसके खत्म हो जाएंगे, और मंगोलों के खतरे से भी दिल्ली सल्तनत को बचा दिया इसने। ठीक है, मंगोलों के खतरे से भी दिल्ली सल्तनत। तो आप देखेंगे कि अगर लिख सकते हैं कि यहां से आप लिख लीजिएगा कहीं भी, इसको यहां पे जगह नहीं मिल रहा, तो सेव्ड दिल्ली सल्तनत, डीएस फ्रॉम दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मंगोलों से इसने दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। तो मेरे ख्याल से यहां पर देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, आपने समझ लिया कैसे ताजुद्दीन, देखिए इसमें लिखा बहुत कम गया है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी था। तो एक बार फिर देख लीजिए, यहां पर तराइन का, अगर पूछा जाए तराइन का 3rd बैटल कब हुआ, तो 1215 एडी में, 1215 ईस्वी में, किसके बीच, यलदौज और इल्तुतमिश के बीच। जीता कौन, तो इल्तुतमिश जीता। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि मंगोल खतरे से कैसे बचा भाई, तो मंगोल खतरे से इसने क्या किया, जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दिया भारत में, जिसकी वजह से मंगोलों के खतरे से दिल्ली सल्तनत को यह बचा पाया।
ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए एक बार, देखिए मंगोल हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ख्वारिज्मी अंपायर है। मंगोलों का ख्वारिज, देखिए मंगोल लिखा है, नहीं मंगोल अटैक कर रहे हैं, मत समझिए ख्वारिज्मी अंपायर पर मंगोल अटैक कर रहे हैं, ख्वारिज्मी अंपायर पे मंगोल अटैक कर रहे हैं। ख्वारिज्म शाह भागेगा कैस्पियन सागर की तरह, यहाँ का जो शाह है, राजा है, लेकिन इसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु नदी की तरफ भागता है, सिंध की तरफ भागता है। सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी का मतलब सिंध, आप लिखिए यहाँ पर, सिंध की तरफ भागेगा, ये सिंध की तरफ, सिंध की तरफ भागा है, ठीक है, सिंध की तरफ, सिंधु नदी भी कह सकते हैं, ये सिंधु नदी है तो ये सिंध की तरफ भागता है। यहाँ 3 साल ठहरेगा, कबाचा को कमजोर करेगा, ठीक है, वीक हो जाएगा कबाचा, शेल्टर मांगेगा किससे, इल्तुतमिश से, कि भारत में वो शेल्टर दे, आश्रय दे, लेकिन इल्तुतमिश मना कर देगा, ठीक है। 1224 तक रहेगा ये, 1221 एडी में अटैक होता है मंगोलों का, 1224 एडी में तक ये रहेगा भारत में, ये सिंध के पास, सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्र में, और यहां कबाचा को ये कमजोर कर देगा। और 2 बातें हो जाएंगी, इल्तुतमिश के फेवर में कबाचा भी कमजोर हो जाएगा, जिससे कि सिंध और मुल्तान को जीतना आसान हो जाएगा इसके लिए, और नसरुद्दीन कबाचा का खात्मा भी हो जाएगा। तो ये सिंध और मुल्तान भी अब आ जाएगा यहां दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये पूरा आ गया, और इसने कैसे बचा लिया, इसने मंगोल खतरे से भी दिल्ली, उस दिल्ली सल्तनत को बचा लिया जो कि अभी बहुत ही नया था, बहुत पुराना नहीं था। अगर मंगोल अटैक कर देते तो हो सकता था कि जैसे इन्होंने, मंगोलों ने ख्वारिज्मी अंपायर को खत्म कर दिया था, उसी तरह से ये दिल्ली सल्तनत को भी बहुत ही कम समय में खत्म कर देते, और दिल्ली सल्तनत जितनी लंबी चली उतनी लंबी नहीं चल पाती। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। चलिए, ये हमारा दूसरा वीडियो था, एक और वीडियो हम करेंगे इल्तुतमिश पे, जिसमें हम इल्तुतमिश की कुछ विक्ट्री तो 1-2 लाइन में हो जाएगी, कुछ विद्रोह है, खासकर बंगाल में जो विद्रोह हुआ, तो उस चीज को हम विद्रोहों को देखेंगे, रिवोल्ट्स को देखेंगे, कैसे उसने हैंडल किया रिवोल्ट्स को, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और वो हमारा आखिरी वीडियो होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।